कड़कड़ाती ठंड हो रही थी। तभी हाईवे से कट मारते हुए एक गाड़ी मुर्दा घर के बाहर आकर रुकी। उसमें से एक औरत प्रियंका और एक आदमी मोहन निकलकर सीधे मुर्दा घर के अंदर भागे, जहां पहले से ही एक इंस्पेक्टर रोहित मौजूद था और उसके साथ ही उस मुर्दा घर का इंचार्ज भी, जो नशे में धुत था। तुम्हारा ही लड़का मरा है क्या? इधर आओ, लाश दिखाता हूँ। ए, पागल हो गया है क्या? तू कैसी बात कर रहा है? उनका बच्चा मरा है। साहब, यहाँ रोज किसी न किसी का कोई मरता रहता है, किस किस का ख्याल करूँ? तुझे चर्बी चढ़ गई है, चल साइड हट। माफ कीजिएगा, आइए इधर आइए। इंस्पेक्टर माफी मांगते हुए उन्हें सफेद चादर से ढकी हुई लाश के पास ले गया। आपने तो अस्पताल के लिए कहा था और अब मुर्दा घर में एक लाश के पास खड़ा कर दिया। ये आप लोग हमारे साथ कैसा मजाक कर रहे हैं? विक्रम को तो हम अभी एक हफ्ते पहले हॉस्टल छोड़कर आए थे, वो वहाँ कितना खुश भी था। अब हम यहाँ मुर्दा घर में क्या करने आए हैं? प्रियंका संभालो अपने आप को, इन्होंने बस चेहरा पहचानने को ही बुलाया है। मोहन प्रियंका को समझा ही रहा था कि इतने में पुलिस वाले ने लाश के मुंह से चादर हटाई, जिसे देखते ही प्रियंका अपने बेटे विक्रम का नाम लेकर चीखते हुए रोने लगी। जवान बेटे की लाश को देखकर मोहन भी अपने आप को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। फिर अचानक मोहन उठा और इंस्पेक्टर के गिरवान को पकड़ते हुए दीवार में सटा दिया। बता क्या हुआ मेरे बेटे के साथ? बोल, वरना मैं खड़े खड़े तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। होश में रहकर जुबान खोलिए मोहन खन्ना, मैं आपके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता नहीं हूँ जो आपकी धमकियों से डर जाऊंगा। अगर अभी आपने अपना बेटा नहीं खोया होता तो मैं आपको बताता कि खड़े खड़े और भी क्या करा जा सकता है। खैर, आपके बेटे की लाश बॉयज हॉस्टल के पीछे बरामद हुई है। वहाँ मेरा बेटा पढ़ने गया था और अब लाश बनकर लौटा है। वहाँ आखिर ऐसा क्या होता है? मौत का तांडव होता है वहाँ। ये कोई पहली लाश नहीं जो वहाँ से आई है, पहले भी कई मौतें हो चुकी है, पर गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाया। जिसने भी कोशिश की मौत ही पाए। खन्ना सर, आपसे वादा रहा, ये गुत्थी मैं ही सुलझाऊंगा और उन्हें जेल तक पहुंचाकर ही दम लूंगा, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी हो। जवान हो, जोश है, कर लो कोशिश, बाकी समझदार तो दूर ही रहते हैं वहाँ से। इतना कहता हुआ मुर्दा घर का वो इंचार्ज बाहर चला गया और जाते जाते इंस्पेक्टर को ये चुनौती भी दे गया। वो क्या कोई भी इस केस को नहीं सुलझा सकता, क्योंकि इसके पीछे बहुत कुछ रहस्यमय है। लेकिन इंस्पेक्टर भी अब ये ठान ही लेता है कि वो अब सच का पता लगाकर ही रहेगा। इसलिए वो अगले ही दिन हॉस्टल में एक कॉलेज स्टूडेंट बनकर पहुंच गया। लेकिन यहाँ पहुँचते ही उसे बहुत अजीब लगता है और वो सोचने लगता है, एक पहाड़ी के आखिर में यूं खाई के पास भला हॉस्टल कौन बनाता है? भला ऐसी जगह पर कोई अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकता है, वो भी खन्ना जैसे लोग। हॉस्टल को देखते ही ये वीरान जगह लगती थी। रोहित हॉस्टल में जा ही रहा होता है कि तभी उसे हॉस्टल का एक चौकीदार रोकता है। कहाँ चले बाबू? हॉस्टल में एडमिशन लेना है। एडमिशन लेना है तो रात में आइए, दिन में यहाँ कोई काम नहीं होता है। क्या दिन में कोई काम नहीं होता? क्यों? अरे नहीं होता है, मतलब नहीं होता है। क्या, क्यों, कैसे? ज्यादा सवाल न करो बाबू, चले जाओ। बड़े अजीब नियम कानून हैं। रोहित ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, वो चौकीदार वहाँ से निकल गया। रोहित ने भी सोचा अगर पूरा सच जानना है तो ठंडे मिजाज से काम लेना होगा, इसलिए वो रात होने का इंतजार करने लगता है। वहीं हॉस्टल के गेट पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाती है, पर वहाँ कोई हलचल नहीं होती। यहाँ तक कि शाम के बाद रात भी खूब गहरी हो जाती है, लेकिन हॉस्टल अब भी उतना ही वीरान था, जैसे वहाँ कोई रहता ही न हो। रोहित को अब ये यकीन होने लगा था कि इस हॉस्टल में अब कुछ भी नहीं है, इसलिए वो वहाँ से निकलने को होता ही है कि तभी पीछे से एक आवाज आती है। कहाँ जा रहे हो बाबू? अंदर आ जाओ, एडमिशन नहीं लोगे क्या? रोहित ने पीछे मुड़कर देखा तो अंदर वही चौकीदार था जो सुबह बाहर था, पर रोहित तो पूरे दिन बाहर बैठा था, फिर वो चौकीदार अंदर कब गया? ज्यादा सोचो मत बाबू, एडमिशन लेना है तो अंदर आ जाओ। रोहित उस चौकीदार के पीछे पीछे चल देता है, पर गेट से लेकर अंदर रिसेप्शन तक जाते हुए कुछ भी नॉर्मल नहीं था। सबसे पहले तो रोहित ये देखकर दंग था कि अब तक जो हॉस्टल पूरी तरह से अंधेरे की चपेट में था,
उसके हर कमरे में लाइट जल रही थी। भला ऐसा कौन सा हॉस्टल होता है जहाँ दिन में कोई नहीं और रात में इतनी हलचल। हॉस्टल के रिसेप्शन पर चश्मा लगाए एक मोटा तगड़ा इंसान बैठा था। साहब, ये बाबू एडमिशन के लिए आए हैं, मैं दरवाजे पर जा रहा हूँ। रिसेप्शन पर बैठे उस आदमी ने बिना कुछ कहे एक फॉर्म और रूम नंबर 307 की चाबी आगे बढ़ा दी। और रोहित कुछ पूछने को हुआ ही था कि उस आदमी ने उंगली से दूसरी तरफ इशारा किया जहां रूल बोर्ड लगा हुआ था। रोहित रूल बोर्ड के पास पहुंच गया। पहले रूल को पढ़कर उसका दिमाग घूम गया। उस बोर्ड पर पहला रूल था कि यहाँ कोई भी किसी से बात नहीं कर सकता, सिर्फ अपने काम से मतलब रखें। दूसरा ये कि भूल कर भी किसी के कमरे में न जाए और न ही किसी को आने दें। तीसरा ये कि एक बार अपने कमरे में जाने के बाद बाहर न निकले। ये कैसे नियम है? जोर से कहते हुए रोहित जैसे ही पीछे की ओर मुड़ा, वहाँ कोई नहीं था, न ही मेन गेट पर चौकीदार और न ही रिसेप्शन पर वो आदमी। रोहित बिना कुछ सोचे अपने कमरे की ओर चल दिया।